मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की सीरीज में अंत तक बने रहेगा। सभी जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के भी दृष्टिकोण से। देखिए, आज है आप लोगों का 2 तारीख और जानते हैं कि 4 तारीख को आपका पेपर है डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा और सभी जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले यदि आपने शिक्षा शास्त्र के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। डीजे सर चैनल का जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा शिक्षा शास्त्र महत्वपूर्ण नाम से। वहाँ से आप लोग देख लीजिए, उसमें उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज रखी गई है और उसमें मॉडल पेपर को भी आपको दिखाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, और यदि आप नहीं देख पाते हैं तो जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ से आप लोग को एक नंबर मिलेगा 950 690 257। उस नंबर से आप जुड़िए और वहाँ से तब आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्न में। पहला प्रश्न लोग का डिस्टेंस क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के 2 उद्देश्य बताइए। देखिए डिस्टेंस, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या थे, इन पर हम लोग बात करेंगे। देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर बात हो रही है बालकों को, देखिए स्वास्थ्यवर्धक वातावरण जैसे खुली जगह की बात हो गई, शुद्ध हवा की बात होगी, प्रकाश की बात हो गई आदि उपलब्ध कराना, जिससे उनका शारीरिक अंग संचालन व पेशी समन्वय का विकास हो सके। देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मतलब पहला सबसे बड़ा उद्देश्य ये निकल कर आता है कि जो भी बच्चे के, देखिए आप जब जाएंगे बीएचयू में देखेंगे तो अगर बाहर आप रहते हैं तो अंदर जाने के बाद 2 3 4 टेम्परेचर आपका तापमान डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, गिर जाता है। उसके पीछे वजह क्या था कि महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई तो उन्होंने कहा था कि एक जो वातावरण अगर रहेगा, एक शुद्ध वातावरण में ही शुद्ध मस्तिष्क व शरीर का विकास होगा। तो उनका कहना था कि इन्वायरमेंट बहुत असर करता है। तो इसीलिए देखिए डिस्टेंस, बालकों को भी स्वास्थ्यवर्धक वातावरण, पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने का उद्देश्य देखिए पहला क्या है, बालकों को स्वास्थ्यवर्धक वातावरण जैसे खुली जगह की बात हो गई, शुद्ध हवा की बात हो गई, प्राकृतिक प्रकाश की बात हो गई आदि उपलब्ध कराना, जिससे उनका शारीरिक अंग जो है संचालन व पेशी समन्वय का विकास अच्छे से हो सके। तो ये प्राथमिक शिक्षा का, देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा का ये पहला उद्देश्य है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह उद्देश्य ना, इसमें पहला ये बात शामिल किया गया। तो ये पहली बात होगी। आइए दूसरी बात को हम लोग देखते हैं कि दूसरी महत्वपूर्ण इसमें उद्देश्य क्या लिया गया है। दूसरा डिविजन देखिए, इसमें बात क्या होता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के देखिए 2 उद्देश्य की बात हो रही है। तो दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, बालकों में स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतें, जैसे क्या हो गया, शौचालय जाने की बात हो गई, स्नान करने की बात हो गई, साफ रहने की बात हो गई, भोजन करना आदि जो तौर तरीके होते हैं उनका विकास करना होता है। वास्तव में देखा जाए तो मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग किंडरगार्टन जो लाया गया, तो एलकेजी यूकेजी की जो बात की गई या तो प्ले ग्राउंड की बात की गई, तो उसमें बच्चे करते क्या हैं, बस उनका काम यही कि वो बैगों को लेकर वो सीखते हैं कैसे विद्यालय में जाना है और लोगों से वो अच्छी आदतों को सीखते हैं। जैसे घर में बालक है तो पता चला कि 10 होने वगैरह पर ही वो शौच वगैरह कर देते हैं, तो उनको उन चीज़ों को सिखाया जाता है, प्रशिक्षण मिलता है कि नहीं शौचालय जाना चाहिए हम लोग को, अब स्नान वगैरह करते रहना चाहिए, साफ सफाई अपने उंगली को, नाखून जो वगैरह है उसको साफ किया जाए, बाल वगैरह को सही से क्लीन रखें, कपड़ा वगैरह जो पहने साफ सुथरा पहने, गंदगी से ना रहे, अपने हाथ नाक मुंह को अच्छे से धोएं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को वो उन्हें ज्ञान दिया जाता है। और भोजन करने के जो तौर तरीके, तो मतलब आदि इन सभी चीज़ों का जो पूर्ण रूप से विकास किया जाता है वो कहीं ना कहीं से पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों में भी शामिल है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये दूसरा आपका भी ये जो दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बच्चों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो इसीलिए देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बनाया गया है ताकि लोगों का, बच्चों का जो है सही मायने पर और सही रूप में उनका जो परिवर्तन उनके अंदर किया जा सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न का ही दूसरा जो आपका हो जाएगा तो लघु उत्तरी में पूछा जाएगा, तो आप इतना लिखेंगे तो आपके लिए उतना पर्याप्त रहेगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है आपका, किंडरगार्टन प्रणाली के 2 खेल लिखिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही है यहाँ पर किंडरगार्टन, तो गार्टन ही रहता है यहाँ, गार्डन नहीं होगा। किंडरगार्टन प्रणाली के देखिए 2 खेल लिखिए। तो पहला डिविजन देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, मनोरंजन एवं रचनात्मक खेल। तो प्रारंभिक जब बच्चा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, तो किंडरगार्टन प्रणाली में क्या किया गया था, कुछ ऐसे खेलों को शामिल किया गया था कि जिसके द्वारा बच्चों को कुछ चीज़ों को सिखाया जा सके, उनको बेसिक कुछ जानकारियाँ जो उनको उपलब्ध आसानी से कराया जा सके। तो किंडरगार्टन प्रणाली इसीलिए लाया गया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये फ्रोबेल नाम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक रहे हैं, तो उन्हीं के द्वारा देखिए ये लाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रणाली है किंडरगार्टन प्रणाली। तो इसके 2 महत्वपूर्ण खेल के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए पहला जो हो जाएगा मनोरंजन एवं रचनात्मक खेल। जैसे मनोरंजन एवं रचनात्मक खेल के बारे में हम लोग बात करें डियर स्टूडेंट्स, जैसे दौड़ने की बात हो गई, घूमने की बात हो गई, झूला झूलना की बात हो, झूला झूलना, ये सभी जो घटनाएं होती हैं वो मनोरंजन एवं रचनात्मक खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाने की बात होती है। ठीक है डियर। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण बात शामिल होती है किंडरगार्टन प्रणाली में, कल्पना शक्ति का विकास करने वाले खेल। तो कल्पना शक्ति का विकास करने वाले खेल जो जो भी होते हैं, खेल खेल में कैसे हम लोग सिखा रहे हैं।
जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे उदाहरण के रूप अगर आपको हम बताएं तो उपहारों के द्वारा देखिए नाना प्रकार की आकृतियों का निर्माण करना। उपहार हम दे रहे हैं तो भैया ठीक है, आप लोग को ये चीज़ बनाना है, आप लोग ये काम कर देंगे तो हम आपको ये देंगे, आप लोग वो चीज़ें कर देंगे तो हम लोग आपको वो देंगे। तो नहीं होता है बच्चों को कि जैसे हम चॉकलेट तभी देंगे, हम टॉफी तभी देंगे, नहीं, कई कई प्रकार के रास्ते होते हैं छोटे बच्चों को स्टडी कराने के। तो ये कर देंगे तो हम आपको वहाँ घुमाए ले चलेंगे ना, ये सामान दिलाएंगे, वो खाना खिलाएंगे। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वो अच्छी चीज़ हम दिलाएंगे आपको, वो खिलौना मांग रहे हैं उसको दिलाएंगे। तो इससे बच्चे क्या होता है, उनके अंदर कल्पना शक्ति का विकास करने वाले खेल जो महत्वपूर्ण होते हैं, और ये उपहारों के द्वारा ही उनके अंदर जो नए नए प्रकार की आकृति का निर्माण करने का जो गुण होता है वो दिया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए किंडरगार्टन प्रणाली की जो दो महत्वपूर्ण खेल है, मैंने वहाँ पर उन दोनों महत्वपूर्ण खेलों की बात की। हालांकि भी खेल के तो बहुत से रास्ते हैं, जानते ही हैं आप लोग। किंडरगार्टन प्रणाली जो बहुत ही छोटी मोटी प्रणाली नहीं है, बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है बच्चों को, ठीक है। और प्ले ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, देखिए स्टार्टिंग के जो बच्चे होते हैं, इन्हीं प्रणाली पर विशेष रूप से यह जो प्रणाली है उनके लिए कारगर सिद्ध हुई है और बेहतर तरीके से यह काम भी की है। तो डिस्टेंस ये आपका दूसरा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है। पढ़ते पढ़ते मेरी एक बात याद रखना, इस चैनल को ना भूलना, इस चैनल को ना भूलना। तो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते पढ़ते आपने स्टडी तो बेहतर तरीके से करिए ही। आप लोग जब तैयारी वगैरह का काम करेंगे तभी यह चैनल आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और उसके साथ ही साथ जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह जान पहचान के पड़ोसी वगैरह लोग हैं, तो अगर वो बच्चे, उनके घर के बच्चे जो हैं 9th में या तो 11th में, तो उनको बता दीजिए कि यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो एक बार डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर वे बच्चे जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते, अगर जो बच्चे नियमित पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, तो उनकी तो बात ही नहीं की जा रही, तो वो तो एकदम ज़बरदस्त रहेंगे ही अगर इस चैनल से थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं तो। और वे बच्चे जो कि महीने 2 महीने 3 महीने भी अगर बच जाता है उनके पास समय, तो उन लोगों पर भी इस चैनल का लिंक पहले से ही भेज दीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस बार बहुत से बच्चे जो थे बहुत परेशान हुए थे कि सर मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। तो एक दिन में अब कितने हम लोग कामों कर पाएंगे, इतना आसान नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है। तो डियर अपने तरीके से तो पूरा प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से डीजे चैनल पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। उसके पीछे आप लोग भी कारण है, क्योंकि आप लोग नियमित रूप से स्टडी अगर स्टार्टिंग से किए होते तो पता चलता कि हाँ चीज़ें कौन है, बच्चों को क्या परेशानी, क्या समस्याएं। अब आपका 2 दिन पहले 3 दिन पहले 1 दिन पहले एग्जाम है, तो मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो हर प्रकार की व्यवस्थाएं कैसे अवेलेबल हो पाएंगी। तो जाहिर सी बात है डियर, उसमें समस्याएं तो उत्पन्न होंगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न 3 की ओर। तो डिस्टेंस ऐसा ना करें, अब जब नए आपके छोटे भाई बहन होंगे 9 और 9th और 11th में, तो उन लोग को यदि आप बता देंगे तो वो लोग पहले से ही जागरूक रहेंगे और नियमित रूप से अपनी स्टडी करेंगे इस चैनल पर। तो डिस्टेंस हम लोग बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। किंडरगार्टन प्रणाली के 3 दोष लिखिए। देखिए डिस्टेंस, जो अच्छाइयाँ, भाई जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ें तो जो धरती पर है वो परफेक्ट तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो दोष उसमें रहता ही है, कुछ ना कुछ अवगुण तो लगा हुआ है। तो किंडरगार्टन प्रणाली के भी देखिए महत्वपूर्ण कुछ दोष यहाँ पर बात की जा रहे हैं। पहला डिस्टेंस जो इसमें महत्वपूर्ण बात होती है, अस्पष्ट रहस्यमय सिद्धांत है। ये एक तरीके से देखा जाए तो अस्पष्ट है, रहस्यमय सिद्धांत है। मतलब किस तरीके से बच्चे को स्पष्ट नहीं कहा जाता कि हाँ ये अगर मैं एक्टिविटी करता हूँ तो मैं बच्चे को ये चीज़ सिखा ही दूंगा, ठीक है डिस्टेंस, की गारंटेड नहीं लिया जा सकता। हाँ एक रहस्यमय सिद्धांत है कि खेल खेल में सिखाया जा सकता है, लेकिन हम लोग एक थ्योरेटिकल तरीके से नहीं बता सकते कि हम लोग ऐसा करेंगे तो ऐसा चीज़ें होगा ही होगा, कन्फर्मेशन पर नहीं बात होती है। दूसरा डिविजन देखिए महत्वपूर्ण बात जब निकल के आती है इसमें, तो सीमित स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता भी इसमें क्या है, सीमित है। तीसरा जो हो जाता है महत्वपूर्ण, इसमें व्यक्तिगता के विकास पर व्यवधान होता है इसमें, ठीक है। तो 3 महत्वपूर्ण इसमें इसके महत्वपूर्ण दोष हो गए आप लोगों के। चलिए डिविजन हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा देखिए प्रश्न क्या है, किंडरगार्टन प्रणाली के 2 गुण बताइए। तो किंडरगार्टन प्रणाली के देखिए महत्वपूर्ण गुण क्या है। पहला डिविजन में बात यह हो जाएगा, यह शिक्षक मित्र व पथ प्रदर्शक है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रणाली ही ऐसी है, किंडरगार्टन प्रणाली कुछ इस प्रकार से काम करती है कि यह शिक्षक की तरह भी काम करती है। मतलब ये जो प्रणाली है वो एक शिक्षक के तौर पर, टीचर के तौर पर भी कार्य करती है, एक मित्र के रूप में भी यह कार्य करती है, और उसके साथ ही साथ जो सामने वाला बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, बालक, अबोध बालक, उसके पथ प्रदर्शक में भी यह सहायक होती है। किंडरगार्टन प्रणाली की सबसे पहली महत्वपूर्ण विशेषता होती है। दूसरी इसमें देखिए महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आधुनिक शिक्षा का आधार है। ये देखिए आधुनिक शिक्षा के का जो आधार बनाया गया है, जो इस समय करंट में चल रहा है एजुकेशन आप लोगों का, प्लेग्राउंड का, तो वो इसी बेस पर कहीं ना कहीं से चल रहा है। तीसरी डिरेक्शन में जो बात होती है, आत्मक्रिया का प्रशिक्षण है। आत्मक्रिया का मतलब बच्चे अपनी आत्मक्रिया करते हैं, स्वयं क्रिया करते हैं उसमें, तो यह उनको एक प्रशिक्षण मिलता है, उनके आत्मक्रिया का प्रशिक्षण अपने आप हो जाता है। तो किंडरगार्टन प्रणाली के देखिए ये महत्वपूर्ण 2 ही गुण बताए थे, लेकिन यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण रूप से 3 जो इनके गुण हैं उन पर मैंने बात कर दी। हालांकि किंडरगार्टन प्रणाली तो एक बृहद रूप है, मैंने पहले ही आप लोग को बताया, लेकिन यहाँ पर हम लोग को लघु की और अति लघु की देखिए सीरीज के रूप में मुख्य रूप से बात हो रही है, तो हम लोग को उसी प्रकार से यहाँ पर उत्तर देना होगा, ठीक है डिस्टेंस। ये तीसरा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो चलिए ड्यूरेशन हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तीन नंबर के जो प्रश्न थे वो 2 बार हो गए हैं, इसलिए प्रश्न की सीरीज बढ़ गई, मतलब 10 जो प्रश्न लिया गया इसमें आपका 11 प्रश्न टोटल हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का रिपीटेशन हो गया, यानी 3 प्रश्न संख्या 3 जो है वो 2 बार रिपीट कर गई है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जितने ज़्यादा आपको प्रश्न मिल रहे हैं तो ये आप लोग के लिए और बेहतर चीज़ है। तो प्रश्न 4 के हम लोग बढ़ते हैं ड्यूरेशन। देखिए प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। प्राथमिक शिक्षा किन उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला ड्यूरेशन जो महत्वपूर्ण बात इसमें निकल कर आती है कि मानवीय मूल्यों का ज्ञान प्रदान करना। देखिए मानवीय मूल्यों का ज्ञान प्रदान करने का काम जो है वो प्राथमिक शिक्षा का ही कहीं ना कहीं से, मानवीय मूल्यों का मान मतलब कि नैतिक मूल्य क्या है आपके, सत्यता की बात हो गई, अहिंसा की बात हो गई, प्रेम की बात हो गई, सद्भावना की बात हो गई ना, जो ये सभी गुण होते हैं, दया की बात हो गई, ईर्ष्या न करने की भावना हो गई। तो ये मानवीय मूल्यों का ज्ञान प्रदान करने को हम लोग को, मतलब इस सभी चीज़ों का विकास जो होता है वो प्राथमिक शिक्षा में ही कहीं ना कहीं से किया जाता है। दूसरा क्या है, जाहिर सी बात, अगर ये मानवीय मूल्य अगर आपके अंदर उत्पन्न होंगे तो राष्ट्रीय एकीकरण का विकास आपके अंदर होगा। चाहे किसी भी धर्म के रहे, किसी भी समुदाय के रहे, किसी भी जाति के रहे, लेकिन मिलजुल के रहने की भावना आपके अंदर विकसित होगी। और जो ये स्लोगन हम लोग के देश का रहा है वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है जो, या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे तन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, तो वो कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय एकीकरण के विकास की ही बात की जाती है उसमें। ठीक है दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तीसरे पॉइंट की ओर हम लोग अगर बढ़ते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो देखिए किसी भी चीज़ों का एक अलग तरीके से अपना वो वक्तव्य दे देते हैं, अपनी विचारधाराओं को रखते हैं, अपनी थ्योरी को देते हैं, अपना भी कथन बताते हैं उसमें, तो उसको कहा जाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका उत्पन्न हो रहा है। ठीक है डिस्कस, तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा आप लोगों का। चौथी इसमें जो महत्वपूर्ण बात हो जाएगी डिस्टेंस, तो वातावरण में सीखने की योग्यता का विकास करने का काम भी जो है वो कहीं ना कहीं से प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों में ही शामिल है। ठीक है, तो ये 4 आपके क्या हो जाएंगे, प्राथमिक शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में एक हो जाएंगे। चलिए डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं 5वें प्रश्न को। देखिए 5वां हम लोग का प्रश्न क्या है, प्राथमिक शिक्षा का अर्थ बताइए। तो प्राथमिक शिक्षा के क्या अर्थ है हम लोग इस पर बात करेंगे। डिस्टेंस देखिए प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय क्या होता है कि शिक्षा काल के प्रारंभिक कुछ वर्षों से लिया जाता है। जो शिक्षा का प्रारंभ होता है तो उसके प्रारंभिक कुछ वर्षों से ही लिया जाता है, उसी को हम लोग प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। भारत में इस शिक्षा के अंतर्गत ड्यूरेशन जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। ठीक है, 6 से 11 वर्ष के बालकों के लिए प्राथमिक स्कूल होते हैं, जबकि 11 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए मिडिल या जूनियर हाई स्कूल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा ड्यूरेशन कि जो 6 से 11 वर्ष के बालक होंगे उनको प्राथमिक स्कूल, और 11 से 14 वर्ष के बालक होंगे, बालक बालिकाएं होंगे, तो उनके लिए मिडिल या तो जूनियर हाई स्कूल होगा। देखिए भी ट्रेन जा रही है हम लोग के बगल से ही, तो आवाज़ आ रही है उसका, बहुत तेज साउंड करते हैं सब, मतलब कि थोड़ी दूर पर ही है, ट्रेन का बना हुआ पटरी ना, तो साउंड करता है वो। शिक्षा को एक निरंतर प्रक्रिया या इकाई मानते हुए कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप देखिए 7 वर्षीय माना था। तो इसी तर्ज पर देखिए कोठारी आयोग के ही आधार पर देखिए रिसर्च जो बनाया गया था आप लोगों का, 7 वर्षीय जो स्वरूप बनाया गया था शिक्षा का, उसमें कहीं ना कहीं से इन्हीं चीज़ों को शामिल किया गया। तो प्राथमिक शिक्षा को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि 6 से 11 वर्ष के बालकों के लिए देखिए प्राथमिक स्कूल होते हैं, जबकि 11 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं होती है तो उनके लिए मिडिल होता है, या तो उसी को हम लोग देखिए जूनियर हाई स्कूल के भी नाम से आप लोग जानते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें बात जानते हैं किसी की जा रही है, 6, 7, 8 की बात की जा रही है ना 6, 7, 8 की बात हो गई, 9 भी हम लोग ले सकते हैं, शामिल कर सकते हैं इसमें। तो ये 9, 10 तक के लेके जोड़ते हैं, तो 6, 7, 8 को मुख्य रूप से देखिए इसमें ज़्यादा वरीयता दी जाती है। ठीक है डिविजन, तो ये 5वां आपका प्रश्न था और इम्पॉर्टेंट है। चलिए डिविजन बढ़ते हैं हम लोग अब 6वें प्रश्न की ओर। देखिए 6वां आपका प्रश्न क्या है, प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं की गणना कीजिए। प्राथमिक शिक्षा की कौन कौन सी समस्याएं डिविजन, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो समस्याएं भी हैं इसमें। देखिए पहली जो समस्या इसमें डिविजन सबसे महत्वपूर्ण निकल कर जो आती है वो है आर्थिक समस्या। देखिए प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं में जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या निकल कर आती है आर्थिक समस्या। रुपए पैसे के मामले में सरकार द्वारा शिक्षा के प्रति सौतेली बेटी जैसा व्यवहार किया जाता है, परंतु प्राथमिक शिक्षा तो शिक्षा परिवार की तिरस्कृत संतान रही है। जैसे बहुत ही बेहतर हालत है, जानते हैं प्राइमरी स्कूलों की अगर देखा जाए, सरकारी लेवल पर देखा जाए तो एक तो बात आप जानते हैं कि प्राइवेट अगर टीचरों को देखा जाए तो उनके घर की हालत जाकर देखिए और उनके विद्यालय की हालत जाकर देखिए, और सरकारी स्कूलों में अगर बात करें अगर हम लोग तो सरकारी विद्यालयों की हालत जाकर देखिए और सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों की हालत जाकर देखिए। तो ये बड़ा कहीं ना कहीं से बड़ी ज़्यादा विषमताएँ हैं। और मैंने तो ऐसे ऐसे स्कूलों को देखा है, क्या बात किया जाए अभी सर्वेक्षण जब मैंने हम लोग कुछ जब किए कुछ विद्यालयों पर देखा होगा क्या, तो बड़ी हालतें ख़राब है विद्यालयों की, स्कूलों की देखा गया कहीं पर। मतलब क्या है कि इतने बालक हैं तो कोई किसी को पढ़ा रहा है, कोई मतलब कोई व्यवस्थाओं नाम कोई सिस्टमेटिक कोई चीज़ें नहीं है, तो ये सब बड़ा बेकार है। डिविजन्स क्या किया सकता है उसके लिए, बस यही है कि आप लोग का जैसे एक वार जोन में आप लोग को फेंक दिया गया, किसी को भी अगर वार जोन में क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपनी सुरक्षा आप लोग स्वयं कीजिए। ठीक है डिविजन्स, बस ऐसे ही अपने आप को समझकर इसमें लड़िए।
और आप लोग अभी अपनी स्टडी कर लीजिए, फिर मैं आप लोग को बहुत से रास्ते बताऊंगा कि आप लोग यदि कैसे अपने बेहतर तरीके से अपने कामों कर सकते हैं और कैसे आप बच्चों को डील कर सकते हैं। अगर आप 12 12th पास कर गए हैं तो कैसे आप 8 तक के बच्चों को, 7 तक के बच्चों को आप अच्छे खासे से पढ़ा सकते हैं और एक नए पैटर्न पर, एक नई सोच के साथ पढ़ा सकते हैं। मैं वो सभी चीज़ें भी आप लोग को एजुकेशन सिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। जो मैंने अपने BHU प्रांगण से प्राप्त किया हुआ है ज्ञान, मैं उन सभी चीज़ों को मैं आप लोग को ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा। जो भी मुझे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात होगी और साथ ही साथ जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात होगी, जितनी भी चीज़ें मैंने वहाँ सीखी आप लोग को मैं ज़रूर उनसे लाभान्वित करूँगा। दूसरा डिवीजन देखिए, इसमें महत्वपूर्ण जो समस्या आती है प्राथमिक शिक्षा के लिए, तो प्राथमिक शिक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है वो दोषपूर्ण है डिवीजन। देखिए इसमें नैतिक मूल्यों का देखा जाए तो बड़े पैमाने पर अभाव को देखा जाता है, या देखा जाए तो जो उनका एक जो मतलब कैसे उनका मतलब उनके हिसाब से नहीं है, और जो कुछ अर्निंग वगैरह की चीज़ें हैं बहुत मतलब कई प्रकार के इसमें दोषपूर्ण कुछ त्रुटियां हैं जिसको कि सुधारा नहीं जा रहा अभी। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें आती है, प्राथमिक शिक्षाओं का पाठ्यक्रम जो है वो दोषपूर्ण है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवें प्रश्न को। देखिए सातवां आप लोग का प्रश्न क्या है, बेसिक शिक्षा योजना के प्रमुख गुण बताइए। बेसिक शिक्षा योजना के प्रमुख गुण क्या हैं, इन्हें हम लोग को बताना। देखिए शिक्षा का, बेसिक शिक्षा योजना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। बेसिक शिक्षा योजना को जो लाया गया था ना, पहला डिविजन में क्या होता है कि शिक्षा का केंद्र बालक होगा, यानी बाल केंद्रित शिक्षा जब प्रोवाइड कराई जाएगी तो उसी को क्या कहा जाता है कि बेसिक शिक्षा योजना का भी एक भाग है, शिक्षा केंद्र बालक होता है। दूसरी डिविजन जो इसमें महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है आप लोगों की, उसमें क्या है, बालक की शक्ति योग्यता के अनुसार शिक्षा दी जाती है। मतलब अब ये नहीं है कि योग्यता भी हो बच्चे के अंदर शक्ति के अनुसार, कि हाँ अगर वो कक्षा 5 की चीज़ है तो कक्षा 5 की चीज़ों को हम उसको अच्छे से बताएं, कक्षा 5 की चीज़ों को इन्हें घुमा फिरा कर बताइए। अब कक्षा 5 का बच्चा उसको 8 की चीज़ें बताएंगे तो ये उचित नहीं है। तो बालक की शक्ति योग्यता के अनुसार, और योग्यता के अनुसार हाँ वो चीज़ों ग्रहण कर पा रहा है और नहीं ग्रहण कर पा रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है, उनके वजहों को जानिए, फिर उनको उनके अंदर जो सुधार कर सकते हैं आप सकारात्मक वो सुधार कीजिए। तो दूसरा इसमें डिविजन जो पॉइंट हो जाएगा, बालक की शक्ति योग्यता के अनुसार शिक्षा दी जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण इसमें जो पॉइंट हो जाएगा, शिक्षा का उद्देश्य जो है सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास का मतलब उनका ओवरऑल विकास हो, ठीक है डिविजन्स। तो ये नैतिक विकास भी उनका हो, शैक्षिक विकास भी उनका हो, और जो मतलब ओवरऑल का विकास का मतलब हर प्रकार से उनको जो है प्रतिभा संपन्न वो हो, ठीक है डिविजन्स। चौथा जो हो, बालक आत्मनिर्भर बनता है। आत्मनिर्भर का मतलब कि उसे किसी चीज़ों के लिए परेशान न होना पड़े, तो आत्मनिर्भरता भी उसको प्राप्त मिले ना। एक तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर एक इकोनॉमिकल भी अर्थशास्त्र के रूप में भी लिया जा रहा है इसको, कि वो उस प्रकार से भी डेवलप हो। पांचवा क्या डिविजन, सामाजिकता और नागरिकता का विकास होता है। सामाजिकता और नागरिकता का विकास करने का तो ये तो सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण चीज़ है कि समाज में यदि आप रह रहे हैं तो आपके अंदर सामाजिकता के गुण रहने चाहिए। अगर आप किसी भी देश के नागरिक हैं तो उनकी क्या नागरिकता का प्रावधान है ये भी आप लोग को पता अच्छे से पता रहना चाहिए। छठवीं डिविजन जो महत्वपूर्ण इसमें बात आती है, जीवन से संबंधित शिक्षा दी जाती है। जीवन में क्या है, जीवन में कौन सी चीज़ों का क्या मूल्य है, इसके बारे में भी जो है वो अच्छे से आप सभी लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। सातवां डिविजन जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें हो जाता है, उद्योग क्या होता है, कौशल के द्वारा शिक्षा दी जाती है। उद्योग कौशल के माध्यम से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, कैसे अपनी पहचान बना सकते हैं, तो उद्योग कौशल के द्वारा शिक्षा दी जाती है। देखिए बेसिक शिक्षा योजना में कहीं ना कहीं से इन सभी चीज़ों को भी शामिल किया गया है। वास्तव में देखिए योजनाएं तो बहुत बेहतर तरीके से, कोई भी योजना बनती है तो उसमें लाभ तो बहुत रहता है, लेकिन अब वो सही तरीके से लागू हो पाए, सही तरीके से सकारात्मक रूप से वो अगर सभी लोग अपना काम करें तो वास्तव में कोई भी योजना जब बनाई जाती है ना तो गजब का उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन अफसोस कि इसका प्रभाव तो आप लोग खुद ही जानते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है हमें कि कितने ज़्यादा पैमाने पर समाज को प्रभावित कर रहा है या कितने ज़्यादा पैमाने पर लोगों को लाभान्वित कर रहा है। इससे तो आप भी परिचित हैं और हम भी परिचित हैं, हमारे प्रशासन भी परिचित हैं और हमारी सरकार भी परिचित है। तो रिलेशन से कोई भी छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, उसी में सब चल रहा है ना। ये सातवां का प्रश्न हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। चलिए डिविजन हम लोग बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की। देखिए 8वां प्रश्न क्या है आप लोगों का, बेसिक शिक्षा योजना के प्रमुख दोष बताइए। देखिए डिविजन बेसिक शिक्षा योजना के प्रमुख दोष भी हैं कुछ। देखिए यहाँ पर पहली जो महत्वपूर्ण दोष निकल कर आती है डिविजन, हस्त कार्य पर अधिक बल देना। ये सबसे बड़ा दोष है कहीं ना कहीं से। हस्त कार्य पर अधिक बल देने का मतलब है कि उनको ज़्यादा ज़्यादा काम दे देना, रफली एकदम मजदूरों की तरह खटने लगते हैं बच्चे। देखिए छोटा सा बच्चा जाता है, उसका कितना विषय होता है। अगर आप BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा LKG UKG का है, एक का है, तो उसका भैया कितना विषय है, 12 विषय है, 15 विषय है, 14 विषय है। और 12-15 विषय का कापी किताब जब ढो कर ले जाता है ना, पीछे देखते हैं कितने किलो का होता है, कम 5, पता चला कि 10 किलो का तो वो खुद है और 8 किलो का लेके जा रहा है, 5 किलो 8 किलो का वो लेके जा रहा है। तो कितना गजब ये है, वो अधिक ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हस्तकार्य का मतलब ये लिखो वो लिखो, मतलब ये
ये पूरा का पूरा ये करके लाना, वो करके लाना, प्रोजेक्ट बनाना, जो चीज़ें सिखानी चाहिए वास्तव में वो नहीं हो रही है। एक तरीके से देखा जाए तो वो कंप्यूटराइज है, वो कहाँ से निकलवा के फलाने ढिकाने पूरा अपना जमा करते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हस्तकार्य पर अधिक बल देना, देखिए कहीं ना कहीं से प्रमुख दोष है। वस्तु एवं समय का जो है दुरुपयोग होता है इसमें। धन कमाने का लालच हो जाता है धीरे धीरे लोगों के अंदर, या तो जो विद्यालय प्रमुख इसमें बनाए गए हैं इसके उनके अंदर औद्योगिक विकास होना जो होता है ये भी कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो जाता है। नैतिक एवं धर्म शिक्षा का भी अभाव हो जाता है। नैतिक मूल्य व्यक्ति के अंदर नहीं विकसित किया जा सकता है। ठीक है, नैतिक मूल्य का मतलब होता है उनके अंदर छल कपट ये सभी चीज़ों को वो सीख जाते हैं और उनके अंदर करुणा, दया, भाव की भावना हो गई, सहयोग की भावना हो गई, इन सभी का हम लोग विकास नहीं कर पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सभी कहीं ना कहीं से हैं जो बेसिक शिक्षा योजना के प्रमुख दोष में शामिल हैं। ये 8वां आपका प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है। 9वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्राथमिक शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है? तो प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय शिक्षा काल के प्रारंभिक कुछ वर्षों से लिया जाता है। प्रारंभ में इस शिक्षा के अंतर्गत देखिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। अब बताइए डिस्टेंस कौन सा वह अनुच्छेद है, मैंने आप लोग को बता भी रखा है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है ना, या तो अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान उसमें किया गया है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में हमें उस अनुच्छेद का नाम जरूर बताइए। तो ये आपका 9वां प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग अब 10वें प्रश्न की ओर। देखिए आज के सेशन का हम लोग का ये अंतिम प्रश्न भी है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ बताइए। सर्व शिक्षा अभियान देखिए डिस्टेंस, जब आप प्राइमरी स्कूलों में जब जाएंगे तो वहाँ पर लिखे रहते हैं, देखते हैं सरकार की जो कापी किताब बैग भी मिलते हैं तो उस पर भी दिखाता है सब पढ़ें सब पढ़ें। सर्व शिक्षा अभियान का वो महत्वपूर्ण स्लोगन रहा है। यह अभियान देखिए प्राथमिक स्तर पर सभी को शिक्षा देने के लिए चलाया गया है। इस अभियान का जो आरंभ किया गया था डिस्टेंस वो 2001 में किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जैसे प्राइमरी स्कूल में आप देखते हैं ना कापी किताब वगैरह सब मिलता है, दोपहर में भोजन वगैरह की बात व्यवस्था होती है, ड्रेस भी मिलता है, जाड़े का हो गया, गर्मी के समय का जो ड्रेस होता है, तो वो पूरी की पूरी चीज़ें जो होती हैं मिलती हैं, अवेलेबल कराई जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं से सर्व शिक्षा अभियान का, और उसमें जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। राज्य सरकार की बात हो गई, केंद्र सरकार की बात होगी, जिनका जो सहयोग से काम हो वो सहयोग करके वो सभी पदाधिकारियों को वो अपनी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। तो डिस्टेंस ये रहे शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 प्रश्न। 10 प्रश्नों की आज की ये सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमें अपने सुझाव भी ज़रूर देते चलें। और अगर यदि थोड़ा सा वीडियो आपके लिए कहीं पर भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, और उसे शेयर जरूर कर दें मेरी हेल्प के रूप में या मेरी फीस के रूप में। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो बस इस वीडियो का लिंक जो है अपने क्लासमेट पर, या जो वे बच्चे जो कि इकोनॉमिकल वीकर हैं जिनको ऐसे चैनल की तलाश है तो उन पर इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। ठीक है डिस्टेंस, और जो मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर आपको दिख रहा है इसे ज्वाइन जरूर कर लें। ये आप लोगों के लिए एकदम फ्री में है, 950 690 257। और साथ ही साथ जो आपके भाई बहन छोटे 9 में हैं 11 में हैं उनको भी बताइए कि एक चैनल है जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा तुम लोग के लिए बेटा। अगर यदि आप स्टार्टिंग से ही चैनल से लग जाएंगे तो आप लोग की तैयारी बहुत बेहतर होगी इस पर। अब इस पर मतलब सिस्टमेटिक तरीके से क्लास भी का भी सिस्टम बैठाया जाएगा ताकि सभी बच्चे जो होंगे 9th और 11th के तो उनको सिस्टमिक तरीके से क्लास मिले। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी तो फिलहाल में जो आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है उन्हीं पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो नंबर है उसे आप सभी लोग पूरा छीट दीजिए। और जानते हैं कि एनसीईआरटी सिलेबस पर पूरी पढ़ाई हो रही है, उसी में बस हिंदी लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज में बस बात हो रही है। और एनसीईआरटी तो जान ही रहे हैं कि हर राज्यों में, मैं ज़्यादातर राज्यों में एनसीईआरटी बेस पर ही काम हो रहा है। तो इसे डियर स्टूडेंट्स अदर स्टेट में भी अगर आप जान पहचान वाले अगर आपके हैं तो उन पर भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो लोग बताते हैं खुद की राजस्थान के बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, जो इधर छत्तीसगढ़ के आपके हो गए, झारखंड के हो गए, बिहार के हो गए। तो डिस्टेंस इन सभी 4-5 राज्यों के बच्चे जो जुड़ रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि नहीं यहाँ सिलेबस, वो लोग अपना सिलेबस भी कभी कभी मुझसे शेयर करते हैं। और देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो है, राजस्थान का, इन लोगों का भी परीक्षाएँ इस समय स्टार्ट हो गई हैं। 30 अप्रैल, किसी के यहाँ 30 मार्च से स्टार्ट हुआ, किसी के यहाँ 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, तो उनके यहाँ भी स्टार्ट हो गया। तो डिस्टेंस इसे शेयर ज़रूर करें ताकि किसी भी स्टेट के बच्चे, किसी भी जिले के बच्चे जो हैं वो लाभान्वित होने से ना बच पाएँ। तो मेरी हेल्प ग्रुप में आपको इतना ही बस करना है। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर स्टूडेंट्स इसे शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।